साल था 1910। पोलैंड की राजधानी वारसाओ के बाहरी इलाके में एक ट्रेन अपनी पटरियों पर दौड़ती हुई चली जा रही थी। रात का वक्त था। मौसम में ठंडक काफी ज्यादा थी। सूरज निकलने में अभी देर थी। ट्रेन की सीट पर एक 11 साल का लड़का बैठा हुआ है। ये लड़का अपने घर से भाग कर आया है। एक दिन ये लड़का दुनिया भर में मशहूर होगा। दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों को ये लड़का डरा देगा। दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को ये प्रभावित करेगा। लेकिन आज आज इस लड़के के पास कुछ भी नहीं है। एक घर था, उसे खुद ही छोड़कर चला आया है। जान पहचान के लोग थे, वो भी पीछे छूटे। अब ना तो इसके पास पैसे हैं और ना ही गर्म कपड़े। मारे ठंडक के ठिठुर रहा है। और टिकट टिकट भी नहीं है। तभी डिब्बे में टॉर्च की रोशनी चमक पड़ी। टीटी टिकट चेक करने के लिए डिब्बे में आ पहुंचा था। अब ये लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि टिकट इसके पास था नहीं। 11 साल इसकी उम्र, ज्यादा कुछ ये जानता भी नहीं था। टीटी पकड़ लेगा तो जाने क्या करे। हथकड़ी लगा दे, खींच कर ले जाए, जेल में डाल दे, या फिर कहीं उससे भी ज्यादा बुरा कि टीटी इसे वापस इसके घर न भेज दे। और ये अपने घर अब वापस किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहता था। और बच्चों को एक गलती करने का डर भी होता है, वो अलग से इसके ऊपर हावी था। तो मारे घबराहट के ये ट्रेन की सीट के नीचे जाकर छुप गया। टीटी के कदम नजदीक आते गए और इसकी धड़कनें लगातार बढ़ती चली गईं। अभी जहां कुछ देर पहले ठंडक के मारे ठिठुर रहा था, तो अब मारे घबराहट के इसका पसीना निकल आया था। खैर, टीटी इसकी सीट के नजदीक आया और उसने इस लड़के को सीट के नीचे छुपा हुआ देख लिया। टीटी ने इसके चेहरे पर टॉर्च मारी और कहा, यंग मैन, योर टिकट। लेकिन अब ये टिकट दे कहां से, क्योंकि टिकट तो इसके पास था नहीं। फिर इसने वही किया जो ज्यादातर लोग कठिन परिस्थितियों में करते हैं, चमत्कार की उम्मीद। इसको डिब्बे के फर्श पर एक अखबार का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे गया। ऐसे ही एक रद्दी अखबार का टुकड़ा। इस टुकड़े को देखकर इसके दिमाग में एक ख्याल आया। इसने सोचा कि अगर वो इस टुकड़े को टिकट की तरह से टीटी को दे दे, जब टीटी इसे देखेगा और कहेगा कि ये तो टिकट नहीं है, तब ये अनजान की तरह से व्यवहार करेगा और एक झूठी कहानी बनाकर सुना देगा कि वो टिकट लेकर चढ़ा तो था, लेकिन रास्ते में उससे टिकट कहीं पर गिर गया। डिब्बे में अंधेरा था। जब उसने नीचे टटोला तो ये टुकड़ा उसके हाथ में लग गया और अंधेरे में वो जान नहीं पाया कि ये कागज का टुकड़ा है या फिर टिकट है। और इसे टिकट समझकर वो हाथ में लिए हुए बैठा रहा। जो टिकट था वो अब तक उड़कर कहीं और चला गया होगा। तो इसने सोचा कि हो सकता है टीटी थोड़ी सी दया दिखाए और मान ली इसकी बात, इसे छोड़ दे। लेकिन फिर इसके दिमाग में एक और ख्याल आया। इसने सोचा कि अगर ये ऐसे चोरों की तरह से टीटी को एक टुकड़ा देगा, तब तो टीटी इसकी बात मानने से रहा। टीटी समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर क्या किया जाए? तब फिर इसने सोचा कि अगर ये अपने मन में पूरा विश्वास कर ले कि ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक असली टिकट है, जिसे इसने टिकट काउंटर से खरीदा था और जिसे लेकर ये यात्रा कर रहा था, तब फिर टीटी को इसका ये नाटक असली लगेगा। जब ये बात इसके दिमाग में आई, तब फिर इसने अपने मन में पूरा विश्वास कर लिया कि ये कोई धोखेबाजी या चालबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि यात्रा करने के लिए इसके पास एक वैलिड टिकट है। ये सारी बातें कुछ ही सेकंड में बड़ी तेजी के साथ इसके दिमाग में घूम गई थी। तब तक टीटी ने एक बार और टिकट मांगा। तो अब ये लड़का पूरे विश्वास के साथ सीट के नीचे से निकला और इसने वही कागज का टुकड़ा टीटी की तरफ बढ़ा दिया। टीटी ने उस कागज के टुकड़े को अपने हाथ में लिया और टॉर्च की रोशनी में देखने लगा। बड़ी देर तक टीटी बड़े गौर से इस कागज के टुकड़े को देखता रहा। और फिर चमत्कार हो गया था। टीटी ने उसी कागज के टुकड़े को पंच किया और इस लड़के को वापस लौटा दिया। और इतना ही नहीं, टीटी ने कहा कि जब तुम्हारे पास टिकट मौजूद है, तो फिर तुम सीट के नीचे क्यों छुपे हुए हो? सीट के ऊपर बैठो। और इतना कहने के बाद टीटी ने इस लड़के को सीट के ऊपर बैठा दिया। लड़के को नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। टीटी चला गया और लड़का अपनी सीट पर बैठकर सोचने लगा। इस लड़के को आज एक अनोखी चीज का पता चला था, अपनी एक खास तरह की ताकत का। लेकिन ये लड़का ना तो अब अपनी इन ताकतों का और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता था और ना ही किसी को इसके बारे में बताना चाहता था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि लोग इसे अजीब नजरों से देखें, इससे डरें, इसे जादूगर समझें और इसे भागकर फिर से किसी और जगह पर जाना पड़े। लेकिन आगे चलकर लोग इस लड़के की इन अजीब ताकतों के बारे में भी जानेंगे और इस लड़के का नाम भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सवित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको दिमाग के जादूगर वुल्फ मेसिंग की कहानी। तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है और हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। मान लीजिए एक सुबह आपको किसी की याद आने लगी।
किसी ऐसे शख्स की जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, कोई पुराना दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार। आप कुछ देर तक उस इंसान के बारे में सोचते रहे और तमाम बातें आपके ज़हन में ताज़ा हो गईं। फिर आपने सोचा कि बहुत दिन हो गए, बात भी नहीं हुई। अच्छा चलो, शाम को फ़ोन करते हैं। लेकिन आपके फ़ोन करने से पहले दोपहर तक या शाम होते-होते या तो उस इंसान ने खुद ही आपके पास फ़ोन कर दिया या फिर वो आपसे मिलने चला आया। आपको हैरानी भी हुई, अच्छा भी लगा। आपने सोचा कि क्या बढ़िया इत्तेफ़ाक है। आपने सामने वाले को बताया भी कि देखो, सुबह ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था और अब तुम्हारा फ़ोन आ गया। जब ऐसी घटना एक बार आपके साथ होगी, तब आपको ये इत्तेफ़ाक लगेगा। लेकिन जब ऐसी घटना आपके साथ कई बार हो जाएगी, तब आप सोचने लगेंगे कि ये वाक़ई में महज़ एक इत्तेफ़ाक है या फिर कोई चीज़ है जो इसके पीछे काम कर रही है। दिमाग के जानकारों का कहना है, जी हाँ, एक चीज़ है जो इसके पीछे काम करती है और वो चीज़ है आपका दिमाग। जानकार बताते हैं कि इंसानी दिमाग हर वक़्त एक ख़ास तरह की दिमागी तरंगें छोड़ा करता है, जो लोगों और वस्तुओं को लगातार प्रभावित किया करती हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान आपको देख रहा है तो आपको पता चल जाता है। कौन देख रहा है ये भी पता चल जाता है। आप उधर देख पड़ते हैं। देखने वाला बड़ी दूर से देख रहा हो और पता चलने की कोई वजह ना हो, फिर भी आपको पता चल जाता है। जब वो इंसान आपको देखता है तो आपके बारे में सोचता है। इसलिए आपका दिमाग उसके दिमाग से निकली हुई तरंगों को पकड़ लेता है। ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप गौर से इसके बारे में सोचें, तो ये चीज़ वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़र आती है। दिमाग के जानकार बताते हैं कि इंसान का दिमाग एक बेहद शक्तिशाली टावर की तरह से काम करता है और इंसान के दिमाग से निकली हुई तरंगें बहुत दूर तक जा सकती हैं और अपना प्रभाव पैदा कर सकती हैं, दुनिया के किसी भी कोने तक या फिर हो सकता है कि धरती से बाहर भी। अब ये तो एक प्रभाव पैदा करने वाली प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिक तरीके से होती है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि किसी के ऊपर मनचाहे तरीके से प्रभाव पैदा किया जा सके? इस चीज का जवाब शायद हमें एक कहानी दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और राजा की एक समस्या थी। राजा को समझ में आ रहा था कि लोग उसे पसंद नहीं करते। उसके दरबारी, राजकाज में सहायक और यहाँ तक कि राजा के खुद के परिवार के लोग भी सामने तो खूब तारीफें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। राजा को उनकी आंखों से भी झलकता था कि ये जो प्रेम और अपनापन है, ये सिर्फ दिखावा है। मन के अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है। तो राजा को लगने लगा था कि इस तरह तो फिर राजकाज चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसे कैसे सुधारा जाए? राजा ने तमाम कोशिशें भी की, लेकिन कोई सुधार होता दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब राजा के दरबार में एक दरबारी था जो राजा को बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि इस दरबारी की आंखों में राजा को अपने लिए हमेशा प्रेम और अपनापन ही दिखा था। और ये जो दरबारी था, इसकी खास बात थी, हर कोई इस दरबारी को पसंद करता था, चाहे वो कभी इससे पहले मिला हो चाहे ना मिला हो। तो फिर एक दिन राजा ने इस दरबारी को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों है कि तुम्हें सब पसंद करते हैं, जहां भी जाते हो लोग हाथों हाथ लेते हैं। तो इस इंसान ने राजा को बताया कि हम दूसरे इंसान के बारे में जैसा सोचते हैं, वो इंसान भी हमारे बारे में वैसा ही सोचने लगता है। मान लीजिए, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो इंसान हमारे बारे में भी अच्छा सोचने लगेगा और अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो इंसान भी हमारे बारे में बुरा ही सोचेगा। अब राजा गुस्सा हो गया। राजा ने कहा कि अगर लोग मेरे लिए अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, तो ये भी मेरी गलती है। यही कहना चाहते हो तुम? तो दरबारी ने कहा कि आपने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो आप खुद ही चलकर इसका अनुभव कर सकते हैं। राजा मान गया। तो फिर ये दोनों आम लोगों का वेश बनाकर महल से बाहर निकल पड़े। ये दोनों एक सड़क पर चलते हुए चले जा रहे थे, तभी सामने से एक लकड़हारा आता हुआ दिखाई दिया। तो दरबारी ने राजा से कहा कि ये जो सामने से लकड़हारा आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसके बारे में जितना भी बुरे से बुरा सोच सकते हैं, सोचिए। तो राजा सोचने लगा कि ये जो लकड़हारा है, ये बहुत ही ज्यादा बदमाश मालूम पड़ता है। लग रहा है कि शाही बगीचे से ही लकड़ियां चुरा कर चला आ रहा है। जाने कब से ये शाही बगीचे से लकड़ियों की चोरी कर रहा है। ये इतना बदमाश है कि इसका बस चले तो कहो पूरा शाही बगीचा ही चुरा कर ये बेच डाले। आज शाम को ही इसे कड़ी से कड़ी सजा देता हूँ। इसकी अच्छी तरह से पिटाई होगी तभी ये सुधरेगा। राजा ये सब कुछ सोच रहा था, लकड़हारा नजदीक आ गया। दरबारी ने लकड़हारे को रोका और पूछा कि भाई, बताओ हमारे जो राज्य के राजा साहब हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना सुनते ही लकड़हारा गुस्से से लाल हो गया।
उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर जमीन पे फेंका और जोर-जोर से चीखने लगा। उसने कहा कि राजा का तो नाम ही न लो। राजा तो महाचोर है, महामूर्ख है। वो तो इतना खराब आदमी है कि कहो प्रजा का घर-बार, खेत-खलिहान सब कुछ छीन ले। वो इतना खराब है कि कहो बच्चों के मुँह का निवाला भी वो छीन ले। ऐसा राजा तो मर ही जाए तभी अच्छा। राजा ने सुना, लकड़हारा चला गया। इसके बाद ये दोनों और आगे बढ़े। फिर जब ये और आगे बढ़े तो इनको एक चूड़ी वाला आता हुआ सामने से दिखाई दिया। तो दरबारी ने कहा कि जो चूड़ी वाला आ रहा है, आप इसके बारे में जितना भी अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं सोचिए। तो राजा सोचने लगा कि बेचारा कितना भला आदमी जान पड़ता है, लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लग रहा है बहुत ज्यादा ईमानदार है। और इसकी चूड़ियां भी देखो, कितनी ज्यादा सुंदर चूड़ियां लिए हुए है। आज ही इसे अपने महल में बुलाऊंगा और परिवार की सारी औरतों के लिए इससे चूड़ियां खरीदूंगा और उन चूड़ियों के बदले इसे बहुत ज्यादा अच्छे दाम दूंगा। चूड़ी वाला नजदीक आ गया। दरबारी ने उसे रोका और पूछने लगा कि हमारे राज्य के जो राजा साहब हैं, उनके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? तो चूड़ी वाला अचानक भावुक हो गया। वो कहने लगा कि राजा तो बहुत ही ज्यादा महान और नेक इंसान है, एकदम देवता है। भगवान करे कि राजा हजारों साल तक जिए। ऐसे राजा के राज्य में रहना तो सौभाग्य की बात है। इसी तरह की और भी तमाम बातें उस चोरी वाले ने कही। इसके बाद ये दोनों लोग और आगे बढ़े। रास्ते में और लोग मिले। राजा जिसके बारे में जैसा सोचता गया, सामने वाला भी राजा के बारे में वैसे ही ख्याल जाहिर करता चला गया। आखिर में राजा को भी यकीन हो गया। आज भी दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो सोच की इस ताकत को जानते हैं और वो लोग अपनी निजी जिंदगी में सोच की इस ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं। आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब दिमागी ताकतों की बात आती है तो मुझे लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई कहानी इवान द फूल याद आने लगती है। बढ़िया कहानी है। खैर, अब ये तो बातें हैं सोच की ताकत की, लेकिन क्या किसी की सोच, किसी का दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है कि सामने वाले को फौरन प्रभावित कर दे, वो भी बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, और प्रभावित भी इस तरह कि सामने वाला पूरी तरह से काबू में आ जाए। अगर वो कहे कि बैठ जाओ तो सामने वाला बैठ जाए, अगर कहे कि भाग जाओ तो भाग जाए, अगर कहे कि अपने मकान की चाबी मुझे दे दो तो सामने वाला फौरन दे दे। और वो इंसान खाली दूसरे के दिमाग को प्रभावित ही ना कर सकता हो, बल्कि दूसरे लोगों का भविष्य भी देख सकता हो, दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ सकता हो, दूसरे लोगों के दिमाग में अपने ख्याल डाल सकता हो, दूसरों का दिमाग भ्रमित कर सकता हो। अगर कोई ऐसा इंसान हो, तो कैसी होगी उसकी जिंदगी? वो खुश रहेगा या फिर वो परेशान रहेगा? उसे अपनी शक्तियां वरदान लगेंगी या फिर श्राप लगेंगी? अगर वो दूसरे के दिमाग में चल रही बातों को जान सकता है, तो भला कौन इंसान उसके आसपास या उसके घर में या उसकी जिंदगी में रहना चाहेगा? क्या लोग उसका फायदा उठाना चाहेंगे? अगर वो देखे गए भविष्य को बदल सकता है, तभी किसी दूसरे इंसान को कोई फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन क्या भविष्य को बदलने का कोई रास्ता है? जानते हैं, वुल्फ मेसिंग की कहानी से। तो वुल्फ मेसिंग का जन्म सन 1899 में पोलैंड के नजदीक एक गांव गोरा कलवारिया में हुआ था। मेसिंग के 4 भाई और थे। मेसिंग की माता का स्वभाव दयालु था, लेकिन वो काफी ज्यादा बीमार रहा करती थी। और मेसिंग के पिता का स्वभाव बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर था। मेसिंग का पिता अक्सर बच्चों की पिटाई किया करता था। अब सोच के इस खेल में पहली सोच हमारे सामने आती है वुल्फ मेसिंग के पिता की। वुल्फ मेसिंग के पिता चूंकि एक किसान थे और जानवर पालने का काम करते थे, इसलिए उनकी ऐसी सोच थी कि बच्चों को अगर हर गलती के लिए और हर कहना ना मानने पर पिटाई की जाए, तो उनके दिमाग, उनकी सोच को तोड़ा जा सकता है और उन्हें जानवरों की तरह हर बात मानने लायक बनाया जा सकता है। खैर, कठिन परिस्थितियों में वुल्फ मेसिंग बड़ा होता चला जा रहा था। जब ये 10 साल का हुआ, तो इसने एक सपना देखा। मिसिंग के गांव में एक और किसान था और उस किसान के पास एक बहुत ही बेहतरीन गाय थी। ये जो किसान था, इसे अपनी गाय से बहुत ज्यादा प्यार था। तो मिसिंग ने सपने में देखा कि उस किसान की गाय बीमार पड़ी है और मर गई है। जब ये सुबह सोकर उठा, तो ये उस किसान के पास गया और इसने उस किसान से बता दिया, ये जो तुम्हारी गाय है, ये बीमार पड़ जाएगी और आज से ठीक 6 दिन बाद मर जाएगी। कोई उपाय हो, इसे बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन किसान ने मिसिंग की बात नहीं मानी। उसने देखा कि गाय तो बिल्कुल स्वस्थ है, किसी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं है। खैर, 2 दिनों के बाद गाय बीमार पड़ गई और 6 दिनों के बाद गाय मर गई। अब गांव वालों को तो पता ही था कि मिसिंग ने इस गाय के बारे में एक भविष्यवाणी कर रखी है। तो जब गाय की मौत हो गई, तो गांव के लोग मिसिंग के बारे में बातें करने लगे। फिर इसके कुछ महीनों बाद मिसिंग ने एक और सपना देखा।
अपने इस सपने में मिसिंग ने देखा कि गांव के बीचों बीच रात के वक्त एक बहुत बड़ी आग जल उठी है और इस आग में गांव के तमाम लोगों का तमाम सामान जलकर राख हो गया है। मिसिंग ने अपने इस सपने के बारे में भी गांव में बता दिया और इसने जैसा बताया था ठीक उसी रात को उसी तरह से गांव के बीचों बीच आग जल उठी। तो अब गांव के लोग वुल्फ मिसिंग से डरने लगे थे। वो इसे तांत्रिक और जादूगर कहने लगे थे। कोई इससे बात नहीं करता। जब ये गांव में निकलता तो गांव के बच्चे इसके ऊपर पत्थर फेंक कर मारते और इन घटनाओं की वजह से वुल्फ मिसिंग के पिता ने इसकी और भी ज्यादा पिटाई करना शुरू कर दिया था। इसके भाई भी इससे कटे कटे रहते। फिर एक दिन वुल्फ मिसिंग की माता की मौत हो जाती है। जब वुल्फ मिसिंग की माता नहीं रही तब फिर इस गांव में रहने लायक अब कुछ वुल्फ मिसिंग के लिए बचा नहीं था और ये इस गांव को छोड़कर निकल पड़ा। इसने जर्मनी जाने का इरादा बनाया और बर्लिन को जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गया। कंडक्टर से बचने के बाद ये जाकर बर्लिन में उतर गया। मनोचिकित्सक बताते हैं कि वुल्फ मिसिंग ने जो कंडक्टर के साथ किया था वो एक खास तरह का सम्मोहन था। इसे एरिक्सोनियन हिप्नोसिस या फिर जिप्सी हिप्नोसिस या फिर बोलचाल की भाषा में इंस्टेंट हिप्नोसिस, हिंदी में कहा जाए तो तत्क्षण सम्मोहन कहा जाता है। इस सम्मोहन को काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज ये कि सम्मोहित करने वाले इंसान के मन में कोई बहुत ही ज्यादा गहरी भावना होनी चाहिए। ज्यादातर डर के मौकों पर ही ये सम्मोहन काम करता है क्योंकि डर की भावना बहुत ही ज्यादा तेज, बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। और दूसरी चीज ये कि सम्मोहित करने वाले इंसान को ये पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है वही हकीकत है। उसके दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो कोई चालबाजी, धोखेबाजी या फिर कोई नाटक कर रहा है। मिसिंग ने उस कागज के टुकड़े को टिकट ही माना था, इसीलिए सम्मोहन काम कर गया था। अगर मिसिंग ये सोचता कि वो एक कागज के टुकड़े को एक टिकट की तरह से पेश कर रहा है, तब फिर यह सम्मोहन काम नहीं करता। खैर, 11 साल का मिसिंग बर्लिन पहुंच तो गया था, लेकिन इसकी मुश्किलों का अंत अभी नहीं हुआ था। जब ये बर्लिन पहुंचा तो बर्लिन में बेरोजगारी काफी ज्यादा थी। अब ये 11 साल का लड़का, अव्वल तो कोई इसे काम ही ना दे और अगर काम मिले भी तो फुटकर काम ही मिले। जब काम न मिले तो इसे भूखा रहना पड़े। एक ही जोड़ी इसके पास कपड़े थे, वो भी अब तक काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे। तो जब इसे काम ना मिले, ये भूखा रहे, तो दुकानों के सामने खड़ा होकर दुकानों को निहारता रहे। अगर कोई दुकानदार दया करके कुछ खाने के लिए दे देता तो ये खा लेता, अन्यथा ज्यादातर दुकानदार इस गंदे लड़के को अपनी दुकान के सामने से भगा दिया करते। एक दिन ये दीवार से टेक लगाए हुए खड़ा था। पिछले कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं था और यह बहुत ही ज्यादा भूखा था। तुम्हारे भूख और मारे कमजोरी के इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये चक्कर खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लोगों ने इसे बेहोश होते हुए देख लिया था। वो इसे उठाकर अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने इसे चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो मर चुका है। मिसिंग की नब्ज, सांस और दिल की धड़कन नहीं थी। तो जब डॉक्टर ने बताया कि ये मर चुका है तो इसे उठाकर मुर्दाघर भेज दिया गया। मुर्दाघर में इसे पड़े पड़े कई दिन बीत चुके थे। इसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। फिर जिस दिन इसे जलाया जाने वाला था तो मुर्दाघर के एक कर्मचारी ने देखा कि इसकी उंगलियां हिल रही हैं। अब इस चीज को देखकर ये कर्मचारी बहुत ज्यादा घबरा गया। यहाँ से भाग कर गया और डॉक्टर को बुला कर लाया। जब डॉक्टर यहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि मिसिंग ने अपनी आंखें खोल दी हैं। इसके कुछ देर बाद ये उठकर भी बैठ गया और फिर इसके कुछ देर बाद ये खड़ा भी हो गया। डॉक्टर ने चेक किया। सांस, नब्ज और दिल की धड़कन फिर से चलने लगी थी। मरा हुआ लड़का फिर से जिंदा हो गया था। फिर बाद में जब डॉक्टरों ने चेक किया तो उनको पता चला कि वुल्फ मिसिंग को एक खास तरह की मेडिकल कंडीशन है। इस मेडिकल कंडीशन में दिल की धड़कन, सांस और नब्ज इतनी ज्यादा धीमी हो जाती है कि अगर डॉक्टर भी चेक करे तो उसे पता न चले कि इंसान जिंदा है या मर गया है। अब ये जो मेडिकल कंडीशन मिसिंग को थी, इसमें जान जाने का तो खतरा नहीं था, लेकिन यही चीज आगे चलकर मिसिंग की जिंदगी को आगे बढ़ाने का जरिया बनने वाली थी। मिसिंग के बारे में अखबार में भी छप गया था। इस वजह से एक सर्कस वाले ने मिसिंग को ढूंढ लिया और अपने सर्कस में भर्ती कर लिया। पहले जब ये मिसिंग की अवस्था हुआ करती थी तो बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से होती थी, लेकिन फिर बाद में अभ्यास करके ये मनचाहे तरीके से इस अवस्था को प्राप्त कर लेने लगा। तो जब मिसिंग का शो होता तो इसे सर्कस में लेटा दिया जाता। लोग आते, देखते कि एक पीला पड़ा हुआ लड़का लेटा है। जीवन का कोई भी लक्षण इस लड़के में नहीं है। फिर ठीक 3 दिन के बाद मिसिंग के शरीर में हरकत होने लगती और ये उठकर बैठ जाता, उसके बाद खड़ा हो जाता। लोग बड़े खुश होते, तालियां बजाते। ठीक इसी तरह से मिसिंग की जिंदगी चलती रही। फिर आने वाले सालों में
मिसिंग ने लोगों का दिमाग पढ़ना भी शुरू कर दिया था। तो बता देता कि सामने वाला इंसान कौन सी चीज सोच रहा है। इसके अलावा मिसिंग ये भी बताने लगा था कि उनकी जेब में क्या है, पर्स में क्या है, उनकी खोई हुई चीज कहाँ पर है और आने वाले भविष्य में उनके साथ कौन सी घटना घटने वाली है। मिसिंग की बताई हुई हर बात सच निकलती चली जा रही थी और इसके सोच खचाखच भरे रहते थे। फिर मिसिंग ने सन 1920 में दुनिया के दूसरे देशों में टूर करना भी शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि ऐसे ही एक टूर के दौरान मिसिंग की मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रॉइड से हुई थी। तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो मिसिंग का टेस्ट लेना चाहते थे। तो सिगमंड ने कहा कि मैं अपने दिमाग में कोई चीज सोचूंगा और तुम्हें मेरा दिमाग पढ़कर उस चीज को करना होगा। मिसिंग मान गया। सिगमंड ने अपने दिमाग में सोचा। सिगमंड के सोचने के बाद मिसिंग अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमरे के बाहर चला गया। जब ये वापस लौटा तो इसके हाथ में एक छोटी सी चिमटी थी। उस चिमटी को लेकर ये आइंस्टाइन की तरफ बढ़ने लगा। आइंस्टाइन ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो फिर मेसिंग ने कहा कि इन्होंने ही तो अपने दिमाग में सोचा है कि मैं एक चिमटी लेकर आऊं और आपकी लंबी सफेद मूछों में से 3 बाल गिनकर निकालूं। आइंस्टीन हंसने लगे। सिगमंड फ्रॉइड आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे ही एक दूसरे टूर के दौरान वुल्फ मेसिंग भारत भी आया था और बताया जाता है कि इसकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। गांधी जी ने भी उसी तरह से मेसिंग का टेस्ट लेना चाहा। तो गांधी जी ने अपने दिमाग में एक बात सोची। उनके सोचने के बाद मेसिंग अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक मेज तक गया। मेज के ऊपर एक बांसुरी रखी हुई थी। इसने बांसुरी को उठाया और कमरे में बैठे एक इंसान को ले जाकर थमा दिया। पूरे कमरे में इकलौता यही इंसान था जो बांसुरी बजाना जानता था। वो बांसुरी को बजाने लगा और गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। फिर साल आ गया 1937। मेसिंग अब बर्लिन में था। मेसिंग अब अपनी जिंदगी से संतुष्ट था और खुश था। ये अनजान शहर अब उसे अपना लगने लगा था। एक शाम को मेसिंग का शो था, लेकिन शो होने में भी काफी देर थी। तो ऐसे ही टहलने के लिए सड़क पर निकल पड़ा। चलते चलते ये उस जगह पर पहुंच गया जहां पर जूइश लोग रहा करते थे। सड़क पर काफी ज्यादा चहल पहल थी। लोग सामान खरीद रहे थे, हंस बोल रहे थे, बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। अचानक मिसिंग के सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना शुरू हो गया। ये अपने सर को पकड़कर बैठ गया। तभी जाने कहां से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। जब मिसिंग ने आंखें खोलकर देखा तो सड़क का पूरा मंजर ही बदल गया था। यूनिफॉर्म पहने हुए लोग सड़क पर घूम रहे थे और आम लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। लाशें सड़क पर गिरती हुई चली जा रही थी। कुछ ही देर में सड़क पूरी तरह से खून से लाल हो गई थी और लाशों से पट गई थी। जो थोड़े से लोग जिंदा बचे थे, उन्हें ये सैनिक जानवरों की तरह से यहाँ से खदेड़ते हुए लेकर जा रहे थे। भयानक मंजर था। अचानक मिसिंग के सर का दर्द चला गया और अब उसने देखा कि सड़क फिर से पहले की जैसी हो गई है। हिंसा का कहीं पर कोई भी नामो निशान नहीं था। ये मिसिंग का एक विजन था, यानी भविष्य की एक झलक थी जो मिसिंग को दिखाई पड़ी थी। मिसिंग इस घटना से दिमागी तौर पर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और आज शाम के शो में उसने काफी ज्यादा गलतियां करी। फिर आने वाले दिनों में मिसिंग को और भी विजन आते रहे। रातों में इसे ऐसे ही सपने आते। इन सपनों और इन विजन्स की वजह से मिसिंग को पता चल गया था कि आने वाला भविष्य बहुत ही ज्यादा डरावना है। मिसिंग को पता चल गया था कि आने वाले 2 सालों में बर्लिन का जूइस क्वार्टर पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। आधे जूइस लोगों को मार दिया जाएगा और बाकी बचे हुए लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा। अब मेसिंग को ये तो पता था कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक इसे ये नहीं पता था कि ऐसा किस वजह से होगा। इस तरह के सपने और विजन्स आते हुए मेसिंग को 2 साल का वक्त बीत चुका था। फिर एक दिन ये अपना एक शो कर रहा था और शो के ही दौरान मेसिंग को एक और विजन आया। इस विजन ने मेसिंग के हर सवाल का जवाब दे दिया था। ये पहेली का वो आखिरी टुकड़ा था जिसके फिर बैठते ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई थी। एक नाम निकलकर सामने आया था और वो नाम था एडोल्फ हिटलर। वो हिटलर जिसने जर्मनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और जो अब इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय लिखने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। मेसिंग गुस्से से भर गया था और इसने गुस्से में दर्शकों के सामने बोलना शुरू किया। इसने कहा कि एक युद्ध होगा, तमाम लोग इसमें मारे जाएंगे, लेकिन आखिर में हिटलर हार जाएगा। तो जब लोगों ने हिटलर का नाम सुना तो वो चिल्लाने लगे और यहाँ से उठकर जाने लगे। मेसिंग चिल्लाया कि आने वाले दिन वो हर चीज के बारे में विस्तार से बताएगा और लोगों के हर सवाल का जवाब देगा। अगली शाम के शो के टिकट एक ही घंटे में बिक गए थे। शाम को जब शो हुआ तो मेसिंग स्टेज पर आया, लेकिन ये कुछ बोलता उससे ही पहले
हिटलर की खुफिया पुलिस यहाँ पर आ गई, उसने मेसिंग को गिरफ्तार कर लिया और पर्दा गिरा दिया। पुलिस ने कहा कि आज यहाँ पर कोई भी शो नहीं होगा। मेसिंग को गिरफ्तार करके एक गेस्टापो प्रिजन में ले जाया गया, यानी एक तरह की खुफिया जेल। अब ये जो पुलिस थी जिसने मेसिंग को गिरफ्तार किया था, ये कोई आम पुलिस नहीं थी बल्कि गेस्टापो पुलिस थी, यानी हिटलर की एक खुफिया पुलिस। ये पुलिस किसी भी रिकॉर्ड में नहीं थी, इसके जो जेल थे वो भी किसी रिकॉर्ड में नहीं थे। तो जब पुलिस इसको गिरफ्तार करके गेस्टापो प्रिजन में लेकर आई तो मेसिंग समझ गया कि इसे किसी कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि यहीं पर टॉर्चर किया जाएगा और मार दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही सब कुछ होता था। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करे लोगों को गिरफ्तार करने, टॉर्चर करने और मार देने के लिए ही हिटलर ने इस गेस्टापो पुलिस और इन गेस्टापो प्रिजन्स का निर्माण किया था। तो अब मौत मेसिंग के सामने खड़ी थी और मेसिंग को समझ में आ गया था कि उसे अपनी उस अनोखी ताकत का अब इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे इतने सालों तक उसने छुपा कर रखा हुआ था, तत्क्षण सम्मोहन का। तो जब पुलिस वाले उस कमरे में आए जिसमें मेसिंग बंद था, तो मेसिंग ने उनको संबोधित कर दिया। मेसिंग ने कहा कि घूम जाओ और दीवार से सटकर खड़े हो जाओ। मेसिंग कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद मेसिंग ने कहा कि अपने आप को इस कमरे में बंद कर लो। पुलिस वालों ने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। मेसिंग जेल से निकल गया। जब पुलिस वालों को होश आया तो पूरी जेल में हड़कंप मच गया। एक इंसान इतने सारे पुलिस वालों के बीच से जेल तोड़कर भाग चुका था। मेसिंग को बेतहाशा ढूंढा जाने लगा। कई दिनों तक मेसिंग अंधेरे गलियों और छतों के ऊपर खुद को छुपाता रहा, लेकिन फिर जल्द ही इसको समझ में आ गया कि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। तो फिर इसने सोवियत रसिया जाने का इरादा किया, क्योंकि तमाम लोग थे जो भागकर सोवियत रूस जा रहे थे और वहां पर भाग कर गए हुए लोगों को शरणार्थियों की तरह रहने भी दिया जा रहा था। फिर ये मॉस्को जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो जाता है। इस बार भी मिसिंग के पास टिकट नहीं था, लेकिन अब इसे पता था कि इसे क्या करना है। इसने एक कागज का टुकड़ा टीटी को दिया और टीटी ने पंच करके टिकट की तरह से इसे वापस कर दिया। जब ये रूस पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर उतरा, तो वहां पर तमाम सैनिक मौजूद थे जो आने वाले हर इंसान के कागजात चेक कर रहे थे। वो मेसिंग के पास आए और उन्होंने मेसिंग से कागजात मांगे। अब इस पल वुल्फ मेसिंग की जिंदगी एक निर्णायक मोड़ लेने वाली थी। वुल्फ मेसिंग के सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि वो खुद को एक शरणार्थी बता दे, वो सैनिकों को सम्मोहित करके झूठे पेपर दिखा दे और यहाँ से चला जाए। वुल्फ मेसिंग गायब हो जाएगा। वो अपना परिवार बनाएगा, कोई छोटा मोटा काम कर लेगा और बूढ़ा होकर आराम से मरेगा। या फिर दूसरा रास्ता कि वो बता दे कि वो वाकई में कौन है। लेकिन इस दूसरे रास्ते में जान जाने का खतरा था, क्योंकि जादूगरों और साइकिक्स के लिए सोवियत रूस में कोई भी जगह नहीं थी। सोवियत रूस की सोच भौतिकवादी थी और ऐसी बातों को बेकार की बातें और चालबाजी, धोखेबाजी समझा जाता था। तमाम जादूगरों और साइकिक्स को सोवियत रूस में मार भी दिया गया था। लेकिन इसमें एक फायदा था कि हो सकता है कि वो रूस के लोगों को आगाह कर पाए जो खतरा आगे भविष्य में आने वाला है। हो सकता है उसकी बात स्टालिन तक भी पहुंच जाए और किसी तरह से युद्ध को टाला जा सके या फिर रोका जा सके। समय बहुत ही धीमी गति से चलने लगा था। पीछे से ट्रेन की एक तेज सीटी सुनाई दी और मेसिंग ने निर्णय कर लिया था। मेसिंग ने सैनिकों को बता दिया कि वो ही वुल्फ मेसिंग है। मेसिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक रूस के सर्वे सर्वा जोसेफ स्टालिन के कानों तक भी मेसिंग की बातें पहुंच चुकी थी कि उसने एक युद्ध की भविष्यवाणी की है, हिटलर से दुश्मनी ली है और हिटलर के लोग उसे बेतहाशा ढूंढ रहे हैं। तो स्टालिन ने मेसिंग को मिलने के लिए बुलाया। जब मेसिंग को स्टालिन के सामने पेश किया गया, तो स्टालिन ने मेसिंग के सामने खुद को साबित करने के लिए एक शर्त रखी। स्टालिन ने कहा कि तुम यहीं पर बंद रहोगे और अगले दिन यानी कल दोपहर के 2 बजे तुम्हें मॉस्को के सबसे बड़े बैंक में ले जाया जाएगा। तो मात्र अपनी शक्तियों के बल पर उस बैंक में से 1 लाख रूबल निकाल कर ले आओ, तब मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मेसिंग राजी हो गया। अगले दिन 2 बजे मेसिंग को बैंक ले जाया गया। सेना के दो बड़े अफसर सादी वर्दी में पिस्तौलें लिए हुए मेसिंग के साथ गए थे। मेसिंग को पता नहीं था कि उसे किस काउंटर पर ले जाया जाएगा और न ही बैंक में किसी को इस बात की भनक थी। तो मेसिंग को ले जाकर एक काउंटर पर खड़ा कर दिया गया। मेसिंग ने अपनी जेब से एक सादा कागज निकाला और उसे क्लर्क की तरफ बढ़ा दिया। अब ये जो सादा कागज था, वो क्लर्क को कोई सादा कागज नहीं दिखाई दिया था, बल्कि 1 लाख रूबल का चेक दिखाई दिया था। तो क्लर्क ने इस चेक को बड़े गौर से देखा। हर तरफ से उसने देखा, जांचा, क्योंकि रकम काफी ज्यादा बड़ी थी और हर तरफ से संतुष्ट होने के बाद उसने 1 लाख रूबल निकालकर मेसिंग को दे दिए।
मिसिंग ने वो पैसे बैग में डाले। सेना के जो अफसर साथ में आए थे, वो ये सब कुछ देख रहे थे। मिसिंग पैसे लेकर वापस लौटा और उसने पैसों से भरा हुआ बैग स्टालिन के सामने रख दिया। स्टालिन बहुत ज्यादा हैरान था। उसने अफसरों से पूछा, तो अफसरों ने जैसा हुआ था वैसा ही बता दिया। लेकिन इतने भर से स्टालिन को यकीन न हुआ। स्टालिन जानता था कि ये जो जादूगर और साइकिक्स होते हैं, ये बड़े चालबाज और धोखेबाज किस्म के होते हैं। तो फिर स्टालिन ने एक दूसरी शर्त रखी। इस शर्त को पूरा करना दुनिया में किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं था। स्टालिन ने कहा कि आज रात के ठीक 12 बजे तुम मेरे बेडरूम में आकर मुझसे मिलो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें वाकई में मान जाऊंगा। अब ये काम बिल्कुल असंभव था, क्योंकि स्टालिन एक जटिल और सघन सुरक्षा के घेरे में रहता था। स्टालिन को जान का खतरा था और स्टालिन के तमाम दुश्मन भी थे। जान लेने के कई प्रयास भी स्टालिन के ऊपर पहले हो चुके थे। स्टालिन जितनी सुरक्षा में रहता था, उतनी सुरक्षा में उस समय दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान नहीं रहता था। क्रेमलिन में जो स्टालिन का महल था, उसमें तमाम बेडरूम थे और सारे के सारे बेडरूम एक जैसे थे। हर बेडरूम में स्टालिन के सोने की व्यवस्था करी जाती थी और हर रात स्टालिन अपना सोने का कमरा बदल दिया करता था। और ये सोने के कमरे का चुनाव बिल्कुल आखिरी वक्त पर ही किया करता था। किसी को भी नहीं पता रहता था कि स्टालिन आज की रात किस कमरे में सोने वाला है। यहाँ तक कि स्टालिन की बीवी को भी इस बात की जानकारी नहीं रहती थी। हर कमरे से निकलने का रास्ता रहता था और ये किसी भी वक्त कमरे को बदल सकता था। सैनिकों की 3 लेयर सुरक्षा में रहती थी। पहली लेयर के सैनिकों को पता रहता था कि स्टालिन फला नंबर के कमरे में है। दूसरी लेयर के सैनिकों को कुछ और तीसरी लेयर के सैनिकों को कुछ और। रात के 12 बजने वाले थे। स्टालिन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और आराम से एक पाइप पी रहा था। और उधर मिसिंग धड़कते हुए दिल के साथ क्रेमलिन के लंबे गलियारों में चलता चला जा रहा था। इस पहेली का हल निकालना ही उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। घड़ी ने रात के 12 बजाए और मेसिंग दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। जब स्टालिन ने मेसिंग को अपने बेडरूम में आते हुए देखा तो उसके समझ में नहीं आया कि ये क्या है। वो बहुत ज्यादा अंदर से घबरा गया, लेकिन ऊपर से वो सामान्य बना रहा और आराम से पाइप पीता रहा। उसने मेसिंग से पूछा कि तुमने आखिर ये किया कैसे? ये करना तो बिल्कुल असंभव है। तो मेसिंग ने बताया कि मैं आपके सैनिकों के सामने गया और मैंने अपना परिचय दिया। मैंने उनको बताया कि मैं बेरिया हूँ। वो मुझे सलाम ठोंकते रहे और अंदर आने देते गए। अब ये जो बेरिया था, तो लेवेंती पाव्लोविच बेरिया इसका पूरा नाम है। ये स्टालिन की खुफिया पुलिस का चीफ था और स्टालिन के बाद रूस में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान यही था। अब स्टालिन ये सुनकर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। मेसिंग को लगा कि स्टालिन खुश हो गया है। अब वो शायद मेसिंग को आजाद करते। स्टालिन ने अपना पाइप आराम से नीचे रखा और पूछा कि सुना है तुमने कोई भविष्यवाणी की है, बताओ। तो मेसिंग एक कुर्सी के ऊपर बैठ गया और इसने बताना शुरू किया। इसने बताया कि एक युद्ध होने वाला है अब से 2 साल के बाद। इसने तारीख भी बताई, 22 जून सन 1941। मेसिंग ने बताया कि इस तारीख को जर्मनी रूस के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन मेसिंग इससे ज्यादा कुछ और आगे बताता उससे पहले स्टालिन ने इसे टोक दिया और कहा कि जाइए कॉमरेड मेसिंग, हम फिर बात करेंगे। अब मेसिंग को स्टालिन का ये अजीब व्यवहार समझ में नहीं आया। क्या स्टालिन को भरोसा नहीं हुआ था? इसके पीछे जो असल में बात थी वो ये थी कि कुछ महीनों पहले रूस और जर्मनी के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका था। इस समझौते में तय किया गया था कि रूस और जर्मनी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, बल्कि मित्र देशों की तरह से इस युद्ध को लड़ेंगे। खैर, स्टालिन ने मेसिंग की जान बख्श दी थी और अब वो रूस में रह सकता था, क्योंकि स्टालिन को पता चल गया था कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक असल साइकिक है। और स्टालिन को यह भी पता था कि हिटलर के पास भी एक साइकिक था जिसका नाम एरिक यान ह्यूनुसन था। उसने हिटलर को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया था। बताया जाता है कि हन्यूसन ने हिटलर को भाषण देते वक्त भीड़ को नियंत्रित करने के कुछ खास तरीके बताए थे, जैसे बोलते बोलते अचानक बड़े नाटकीय तरीके से खामोश हो जाना और कुछ खास तरह के इशारे। खैर, हेनुसन ने कुछ भविष्यवाणियां भी की थी। तो अब स्टालिन मेसिंग का इस्तेमाल करना चाहता था उसी तरह से जैसे हिटलर ने एरिक यान हेनुसन का किया था। उसने देखा था कि मेसिंग किसी को भी भ्रमित कर सकता है, तो स्टालिन चाहता था कि मेसिंग ये भ्रमित करने की कला स्टालिन के जासूसों को भी सिखाए। स्टालिन का मानना था कि ये कला सीखने के बाद उसके जासूस कहीं पर भी जाकर सेट हो जाएंगे और कहीं से भी कोई भी खुफिया जानकारी निकाल कर ले आएंगे।
ये कला सीखने के बाद हो सकता है कि उसके जासूस दुश्मन देश की सेना को भ्रमित करने में भी कामयाब हो जाएं और दुश्मन देश की सेना के किसी अफसर के दिमाग में कोई गलत जानकारी डालने में भी वो सफल हो जाएं। दूसरे देश की सेना को तो इस तरह भ्रमित किया ही जा सकता था, साथ ही साथ दूसरे देश में अराजकता, गृह युद्ध और विद्रोह जैसे हालात भी पैदा किए जा सकते थे। खैर, मेसिंग अब रूस में ही रहने लगा था और फिर वो तारीख आ गई, 22 जून सन 1941। मेसिंग अपने घर में था और सुबह का अखबार देख रहा था, लेकिन अखबार में किसी हमले की कोई भी खबर नहीं छपी थी। किसी हमले का कोई अंदेशा भी इस अखबार में नहीं लगाया गया था। तो क्या जो मिसिंग ने देखा था वो गलत साबित हो गया था? क्या अब कोई युद्ध नहीं होगा? तभी इसी वक्त शहर में लगे लाउडस्पीकर बजने लगे। इन लाउडस्पीकरों से सेना का एक अधिकारी शहर के लोगों को जानकारी देने लगा कि जर्मनी ने रूस के ऊपर हमला कर दिया है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी और मेसिंग उसी जगह पर बैठे बैठे रोने लगा था। इसी दिन को टालने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने अपना परिचय बताया था, स्टालिन से भी मिलकर उसने सब कुछ बता दिया था, लेकिन सारा उसका जोखिम बेकार चला गया था। तभी कुछ सैनिक मेसिंग के घर पर आए और इसे अपने साथ लेकर चले गए। मेसिंग को एक कमरे में ले जाया गया जहां पर स्टालिन के साथ कुछ और लोग मौजूद थे। ये जितने भी लोग थे, इनमें से किसी को भी इस हमले का कोई अंदेशा नहीं था। सब के सब बौखलाए हुए थे। इन लोगों ने मेसिंग को देखा। मेसिंग अब बात नहीं करना चाहता था, फिर भी इसे बताना पड़ा। और ये जितना बताता, कमरे में मौजूद लोग उतना ही ज्यादा गुस्सा होते चले जाते। मेसिंग ने बताया कि ये युद्ध 4 लंबे सालों तक चलेगा। रूस का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लाखों रूसी सैनिक इसमें मारे जाएंगे। हिटलर रूस को रौंदता हुआ आगे बढ़ेगा। वो मॉस्को के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा, लेकिन अंत में हिटलर की हार हो जाएगी और रूस अपनी जमीन बचाने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद भी मेसिंग और स्टालिन की मुलाकातें होती रहीं। एक मुलाकात के दौरान जब ये दोनों बात कर रहे थे, तो कमरे में एक मक्खी उड़ रही थी जो बातचीत को प्रभावित कर रही थी। अचानक वो मक्खी सिकुड़ गई और नीचे गिरकर मर गई। स्टालिन ने पूछा कि ये तुमने किया? मेसिंग ने कहा, हाँ। तो तुम जान भी ले सकते हो? स्टालिन ने पूछा। मेसिंग ने कहा कि नहीं, मैंने इस मक्खी को मार दिया है क्योंकि ये हमारी बातचीत को प्रभावित कर रही थी, लेकिन मैं किसी इंसान को नहीं मार सकता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अब स्टालिन को ये बात अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। फिर 1941 में ही मेसिंग को एक खास काम पर लगा दिया गया। मेसिंग को इस काम पर व्यक्तिगत तौर से स्टालिन के द्वारा ही लगाया गया था। एक सीक्रेट इंस्टीट्यूट थी जहां मेसिंग को रूसी खुफिया जासूसों को सम्मोहन सिखाने का काम दिया गया था। स्टालिन का मानना था कि साइकिक्स की एक टुकड़ी उसे देश के अंदर और देश के बाहर के गुप्त राजों को जानने में पूरी तरह से मदद करेगी। मेसिंग अब इस काम को करना तो नहीं चाहता था, वो मना भी कर सकता था। कोई और दिक्कत भी नहीं थी सिवाय एक दिक्कत के, और वो दिक्कत ये थी कि मना करने की दशा में उसे गोली मार दी जाती, और ये मारना चाहता नहीं था। तो ये फिर सिखाता रहा। कुछ डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड हुए थे जिनसे पता चलता है कि सन 1930 में सोवियत रूस की खुफिया संस्था एनकेवीडी में एक विशेष डिपार्टमेंट बनाया गया था और इस डिपार्टमेंट में दिमागी ताकतों के ऊपर शोध किया जाता था। महज दिमाग का इस्तेमाल करके वस्तुओं को प्रभावित कर देना, जैसे हिला देना, गिरा देना, अपनी तरफ खींच लेना, और सैकड़ों या फिर हजारों मील दूर बैठे इंसान से महज दिमाग के जोर पर बात कर लेना, उस तक अपनी जानकारी पहुंचा देना, संदेश पहुंचा देना, इन सारी चीजों के ऊपर इस गुप्त संस्था में शोध हो रहा था। एक खास तरह का हेलमेट बनाने की भी कोशिश करी गई थी जो दूसरे लोगों की सोच को और उनके दिमाग को नियंत्रित कर सके। अब उसी डिपार्टमेंट में वुल्फ मेसिंग जासूसों को सम्मोहन सिखाता था। लेकिन एक दिन जब ये क्लास ले रहा था, तो इसे एक विजन आया और इसने देखा कि इसके स्टूडेंट जो आगे चलकर जासूस बनेंगे, इन सबका भविष्य भयानक होने वाला है। इनमें से कोई मार दिया जाएगा, कोई बंदी बना लिया जाएगा, किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। ज्यादातर के लिए मेसिंग ने ऐसा ही देखा था। इस विजन से मेसिंग काफी ज्यादा परेशान हो गया था। शाम को जब क्लास खत्म होने के बाद वो सड़क पर चल रहा था, तब भी वो काफी ज्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि अगर जो भविष्य वो देखता है उसे बदला नहीं जा सकता है, तो फिर ऐसे भविष्य को देखने का आखिर मतलब ही क्या है। तो अपनी ये सोच में इसी तरह चला जा रहा था, तभी अचानक ये एक औरत से टकरा गया। इसने माफी मांगी और जब इसने उस औरत का चेहरा देखा, तो इसके दिल में धक से हो गया। ये इस औरत को पहचानता था। हालांकि ये पहले कभी अपनी जिंदगी में इस औरत से मिला नहीं था, लेकिन इस औरत को वो अपने विजन में देख चुका था। वुल्फ मेसिंग जान गया था कि अब उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है
और ये औरत उसका भविष्य बनने वाली है। इस औरत का नाम था आयडा मिखालोवना। कुछ महीनों के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। वुल्फ मेसिंग की जिंदगी में अब खुशियां आ गई थी। वुल्फ मेसिंग अब पहले की तरह से परेशान और उलझा हुआ नहीं रहता था, बल्कि खुश रहता था। जब लोगों ने आयडा से पूछा कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे रह लेती हो जो आपका दिमाग पढ़ सकता है, तो आयडा ने बताया कि मेरे दिमाग में ऐसे कोई ख्याल आते ही नहीं जिन्हें छुपाने की जरूरत पड़े। आयडा वाकई में एक अच्छी महिला थी। खैर, साल बीतते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था और अब साल 1952 आ गया था। मेसिंग अब अपने शो फिर से करने लगा था, लेकिन सरकार की नजर अब भी मेसिंग के ऊपर रहती थी। कभी कभी सरकार मेसिंग की मदद भी लिया करती थी। फिर एक शाम आयडा को चक्कर आया और ये बेहोश हो गई। मेसिंग ने इसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और उसी वक्त मेसिंग को एक विजन आया। मेसिंग ने देखा कि जल्द ही आयडा की मौत होने वाली है। मेसिंग ने आयडा को अपने इस विजन के बारे में बताया तो नहीं था, लेकिन इस विजन की वजह से मेसिंग काफी ज्यादा डर गया था, घबरा गया था और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। और ये आने वाले भविष्य को अब किसी भी तरह से बदलना चाहता था। फिर मेसिंग स्टैलिन से मिलने के लिए जाता है। मेसिंग ने स्टैलिन से विनती करी कि उसे और आयडा को दूसरे देश जाने दिया जाए जहां पर आयडा का इलाज हो सकता है, लेकिन स्टैलिन नहीं माना। रूस से बाहर निकलने के सभी रास्ते दूसरे लोगों की तरह वुल्फ मेसिंग और आयडा के लिए भी पूरी तरह से बंद थे। वुल्फ मेसिंग ने स्टैलिन के पैर भी पकड़े, रोया भी, लेकिन स्टैलिन नहीं हिला। तो जब मेसिंग ने देखा कि स्टैलिन मानने वाला है नहीं, तो ये गुस्से से भर गया। स्टैलिन का अब जरा सा भी डर वुल्फ मेसिंग की आंखों में नहीं बचा था। अब ये स्टैलिन का जितना भी बुरे से बुरा हो सके कर देना चाहता था। मेज के ऊपर एक डायरी नुमा कैलेंडर रखा हुआ था। इसने कैलेंडर को पलटना शुरू किया। एक खास पन्ने पर जाकर वो रुक गया। उसने वो पन्ना फाड़ा और स्टैलिन को दे दिया। इस पन्ने पर एक तारीख लिखी हुई थी, 2 मार्च सन 1953। मेसिंग ने कहा कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। इस दिन तुम मर जाओगे। बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। स्टैलिन माथे पर हाथ रखे हुए बैठा रहा और मेसिंग वहां से चला आया। इसके पहले एक बार बातचीत के दौरान स्टैलिन ने मेसिंग से पूछा था कि मेरी मौत कब होगी। तब मेसिंग ने बस इतना बताया था कि आपकी मौत मेरी मौत से पहले होगी। उसने तारीख वगैरह कुछ भी नहीं बताई थी। लेकिन आज उसने स्टैलिन की मौत की तारीख बता दी थी, क्योंकि मेसिंग जानता था कि पल पल नजदीक आती हुई मौत को देखने से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। और मेसिंग चाहता था कि स्टैलिन अपनी नजदीक आती हुई मौत का बेबसी में और डरे हुए हालातों में बस इंतजार करता रहे, जैसे वो आयडा की मौत का इंतजार कर रहा था। मेसिंग को यह भी पता था कि ऐसा करके उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल लिया है, लेकिन अब मेसिंग को दुनिया में किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। अपनी जिंदगी की भी परवाह अब इसको नहीं थी। और फिर 3 मार्च की तारीख आई, जिसके बाद स्टैलिन की मौत की खबर अखबारों में छपी। ये बताया गया कि ब्रेन हैमरेज की वजह से स्टैलिन की मौत हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि स्टैलिन के नजदीकी लोगों ने ही स्टैलिन को जहर दे दिया था, और कुछ लोगों का मानना था कि जहर देने का काम बेरिया का ही था। आयडा को बीमार रहते हुए अब कई साल बीत चुके थे और अब वो हॉस्पिटल के बेड से उठ भी नहीं पाती थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। मेसिंग ने आयडा का इलाज कराने के लिए तमाम डॉक्टर बुलाए। वो मेसिंग को समझाते कि कभी-कभी बीमारी अपने आप एक दूसरा मोड़ ले लेती है और मरीज कभी-कभी अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन मेसिंग उनसे कहता कि आप ये बात किससे कह रहे हैं? मैं वुल्फ मेसिंग हूँ। मैं जानता हूँ कि आयडा की मौत किस तारीख को होगी और किस घंटे में होगी। तो वो दिन जब आया जिस दिन आयडा की मौत होने वाली थी, तो वुल्फ मेसिंग आयडा के नजदीक आया, इसके बिस्तर के पास बैठा और इसने झूठ बोला। इसने कहा कि मैंने एक विजन देखा है। इस विजन में तुम ठीक हो जाओगी। हम दोनों बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, और बच्चों की आयडा को बहुत ज्यादा चाहत थी। लेकिन मेसिंग बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वुल्फ मेसिंग को ये डर था कि उसका ये जो श्राप है, ये जो उसकी अजीब ताकतें हैं, कहीं ये उसके बच्चों को भी पास आगे चल के ना हो जाए और उसके बच्चों को भी उसी की तरह से तकलीफ ना उठाना पड़े। इसलिए बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था। तो मेसिंग ने बताया कि मैंने एक विजन देखा है, इसमें तुम ठीक हो जाओगी, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, और हम बूढ़े होकर अच्छी तरीके से पूरी जिंदगी जीकर अपनी मरेंगे। तो ये बात सुनकर जो आयडा थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करने के बाद उसकी मौत हो गई। आयडा की मौत के बाद अब मेसिंग के जीवन में कुछ नहीं बचा था। वो अपने कमरे में ही बंद रहता था। बड़े लंबे समय तक, कई महीनों तक, कई सालों तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। वो बस
अब एक चीज़ को लेकर रोता था कि उसकी ज़िंदगी का जो ये श्राप था, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था, अगर उसकी ज़िंदगी में श्राप ना होता, तो हो सकता है कि वो एक आम ज़िंदगी जीता, शादी करता, बच्चे पैदा करता और बूढ़ा होकर अपनी पत्नी के साथ आराम से मरता, बच्चों के बच्चे होते। लेकिन इस श्राप की वजह से ही यही एक इकलौती चीज़ थी, जिसकी वजह से इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने सारे दुःख उठाए थे। जब ये क्लास ले रहा था, तो इसने एक बार बताया भी था कि तुम लोगों को लगता है तुम्हें भविष्य देखने की शौक है, लेकिन तुमको लगता है कि भविष्य को देखना अच्छी बात है। लेकिन भविष्य को देखना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि अगर हम भविष्य को बदल सकें, तब तो भविष्य को देखना अच्छी बात होगी, लेकिन अगर देखे गए भविष्य को बदला नहीं जा सकता है, तो उन होने वाली घटनाओं का बेबसी में इंतज़ार करने से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। खैर, समय बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। पीछे से ट्रेन की एक तेज सीटी सुनाई दी। मेसिंग जर्मनी से भागकर रसिया आ पहुंचा है और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। उसे पता है कि अब आगे जिंदगी में उसकी क्या होगा। सैनिक ने फिर कहा, आपके पेपर प्लीज। मेसिंग ने निर्णय कर लिया है। मेसिंग ने कहा, आई एम वुल्फ मेसिंग। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।